दिल्ली धमाके के बाद जम्मू कश्मीर में जमात इस्लामी के खिलाफ जो छापेमार कार्रवाई और पूछताछ की लहर आई है, उसने एक बार फिर इस संगठन की भूमिकाओं और जमीन पर मौजूद समर्थन तंत्र पर सवाल खड़े किए हैं। हाल ही के घटनाक्रम शोपियां, कुलगाम, बारामूला में की गई बड़ी जांच और अलग अलग इलाकों में दर्जनों ठिकानों पर तलाशी और फरीदाबाद, लखनऊ, सहारनपुर तक फैले तफ्तीश के कनेक्शंस, ये अपने आप में दिखाते हैं कि सुरक्षा एजेंसियों के लिए पारंपरिक तस्वीरें अब बदल रही हैं। अब शक केवल अवैध हथियारधारियों तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि कुछ मामलों में शिक्षा और पेशेवर पृष्ठभूमि वाले लोग भी संदिग्ध दायरे में आ गए हैं। जमात इस्लामी का जम्मू कश्मीर में इतिहास जटिल और कई परतों वाला रहा है। राजनीतिक सामाजिक संगठन के रूप में इसकी उपस्थिति और सक्रियता अलग अलग दौरों में उतार चढ़ाव से गुजरी है। यहाँ ये उल्लेख करना जरूरी है कि जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर में एक प्रतिबंधित संगठन है। एक समय ये खुला राजनीतिक गठन था, वहीं सुरक्षा परिदृश्य और उभरती आतंकी घटनाओं के बाद प्रशासन और सुरक्षा संस्थाओं की निगाहें इस पर भी टिकती रहीं। पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर में कट्टरपंथी गतिविधियों और युवाओं के रेडिकलाइजेशन के आरोपों ने जमात जैसी समूह सक्रियताओं पर संदेह पैदा किया। यही कारण है कि हालिया आतंकवादी फैलाव और दिल्ली धमाके जैसी घटनाओं के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने जमात इस्लामी के कामकाज, उसके वित्तीय स्रोतों और नेटवर्किंग पर एक बार फिर से विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया है। हालिया छापेमारी से ये बात स्पष्ट हुई है कि जिला प्रशासन और पुलिस जमात इस्लामी से जुड़े स्थानीय कार्यकर्ताओं और ओवरग्राउंड वर्कर्स यानी कि OGWs के ठिकानों पर नजर रखे हुए हैं। शोपियां में डॉक्टर हमीद फयाज, मोहम्मद यूसुफ फलाही और अन्य के परिसरों पर तलाशी के समाचार इस बात का संकेत हैं कि जांच केवल पारंपरिक संदिग्धों तक सीमित नहीं। बारामूला, सोपोर में 30 से ज्यादा स्थानों पर रेड और जिले में सैकड़ों कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ये दर्शाता है कि जिला प्रशासन ने लंबे समय से सक्रिय रहने वाले नेटवर्क के जमीनी स्तर के समर्थन तंत्र को नष्ट करने की नीति अब चुन ली है। वहीं आज भी कई तरह की कार्रवाइयां हो रही हैं। अनंतनाग से 3 अन्य लोगों को हिरासत में पूछताछ के लिए लिया गया है। इन कार्रवाइयों के दौरान डिजिटल डिवाइस, दस्तावेज, वित्तीय सबूतों की बरामदगी से ये पता लगाने की कोशिशें जारी हैं कि जमीन पर कौन कौन लोगों ने विचारों की पैठ दी और किस तरह से धन और संपर्कों के जरिए इन विचारों को मॉड्यूल्स में बदला। एक चिंताजनक पहलू यह है कि हालिया मामलों में कुछ उच्च शिक्षित पेशेवर, विशेषकर मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े व्यक्तियों का नाम सामने आया है, जिनमें इन लोगों के खिलाफ दिल्ली धमाके से जुड़ी तफ्तीशें चल रही हैं। कुछ लोगों को हिरासत में और गिरफ्तार भी किया जा चुका है, जैसे कि डॉक्टर उमर और शाहीन। ऐसे मामलों ने यह सवाल उठाया है कि रेडिकलाइजेशन अब केवल गरीबी या सामाजिक पिछड़ेपन का मामला नहीं रह गया। ये रेडिकलाइजेशन विचारधारा और नेटवर्किंग से जुड़ा एक सामाजिक मानसिक मुद्दा बन चुका है, जो किसी भी तबके को प्रभावित कर सकता है। जब पेशेवर और समाज में प्रतिष्ठित लोग भी संदिग्ध बनते हैं, तो इसका प्रभाव समाज के विश्वास तंत्र पर गहरा होता है और सुरक्षा एजेंसियों के लिए इसे समझना और रोकना और भी जरूरी हो जाता है। जमात इस्लामी की भूमिकाओं को लेकर जो सबसे बड़ा आरोप उठता रहा है, वो है जमीन पर विचारों की पैठ बनाकर संगठनात्मक और वित्तीय सहायता देना। भले ही वो सहायता प्रत्यक्ष हिंसा के रूप में ना हो, पर विचारधारा से प्रेरित लोग किसी भी समय हिंसक गतिविधियों में बदले जा सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियों की दलील ये रही है कि ओवरग्राउंड वर्कर्स, फंडिंग चैनल और स्थानीय समन्वयक किसी तरह से रेडिकलाइजेशन के बुने हुए जाल का हिस्सा बनते हैं। इसलिए बारामूला, कुलगाम, शोपियां में किए गए CASO और पूछताछ इसी तर्क पर आधारित हैं। जमीनी स्तर पर मौजूदा समर्थक तंत्र को तोड़ना, ताकि सक्रिय और भविष्य के आतंकी प्रयासों को रोका जा सके। दिल्ली धमाके के संदर्भ में जो चर्चा जोर पकड़ रही है, वो शाहीन के कथित कनेक्शन की है। सूत्रों का कहना है कि उसे जैश ए मोहम्मद के महिला विंग की जिम्मेदारी सौंपने का लक्ष्य उसका था। भारत में महिला ब्रिगेड और रिक्रूटमेंट के ढांचे को तैयार करना उसका मकसद था। अगर ये आरोप सच साबित होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि नेटवर्क ने सक्रिय रूप से महिलाओं की भागीदारी को भी आतंकवादी ढांचे में समाहित करने की रणनीति अपनाई है। सुरक्षा चुनौती को और जटिल ये बना देता है, क्योंकि सोशल नेटवर्क और घरेलू सामाजिक ढांचों से जुड़ी सक्रियताएं पहचान में मुश्किल पैदा कर देती हैं। ऊपर से ये आरोप मसूद अजहर के परिवार संबंधों तक भी इशारा करता दिखता है, जिसे पाकिस्तान स्थित हैंडलर्स के प्रभाव की बात उठती है। परंतु इस स्तर पर स्पष्ट जांच और कानूनी सत्यापन जरूरी है। कुछ इस तरह के दावों को तथ्यों की तरह प्रस्तुत करना फिलहाल बाज़ाब्ता वक्त होगा। एक और अहम पहलू यह भी है कि जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों में प्रतिबंधित संगठनों और उनके ओवरग्राउंड नेटवर्क के बीच की सीमाएं अक्सर धुंधली होती हैं।
कई बार राजनीतिक या धार्मिक गतिविधियों के नाम पर कार्यरत ग्रुप और सक्रिय आतंकवादी तत्व एक दूसरे के साथ एम्बेडेड हो जाते हैं। यही कारण है कि सुरक्षा एजेंसियां स्थानीय समुदाय, धर्मस्थल और शैक्षणिक संस्थाओं में होने वाली गतिविधियों पर भी नजर रखती हैं। प्रशासन का तर्क है कि यदि जमीनी समर्थन और फंडिंग चैनल नहीं टूटेंगे तो हिंसा की पुनरावृत्ति को रोकना मुश्किल हो जाएगा। नागरिक समाज और मानवाधिकार समूहों का तर्क भी है कि छापेमारी और तलाशी के दौरान विधिक प्रक्रियाओं और नागरिक अधिकारों का पालन आवश्यक है ताकि गलत निशानदेही और मनमानी गिरफ्तारियों से बेगुनाहों के अधिकार प्रभावित ना हो। लास्ट में यह साफ है कि दिल्ली धमाका केवल एक अलग घटना नहीं बल्कि बड़े नेटवर्क और विचारधाराओं से जुड़ी साजिश की परतों का एक संकेतक है। जमात इस्लामी की भूमिकाओं के संदर्भ में जो भी खुलासे हो रहे हैं वो सुरक्षा एजेंसियों के लगातार गहन विश्लेषण और जांच प्रक्रियाओं का नतीजा है। न्यायिक प्रक्रिया, पारदर्शिता और समुदायों के साथ संवाद भी उतना ही जरूरी है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि कानून के दायरे में रहकर ही दोषियों तक पहुंचा जाए और समाज के निर्दोष तबकों पर अनुचित प्रभाव न पड़े। देश और क्षेत्र की सुरक्षा के लिए ये समय ठोस जांच, कड़ी निगरानी और कानूनी रूप से पुख्ता कार्रवाई का है। पर साथ ही ये भी जरूरी है कि समाज के भीतर बुनियादी कारणों जैसे पहचान संकट, युवा बेरोजगारी, सूचनात्मक वैमनस्य और वैचारिक कट्टरता पर काम किया जाए ताकि भविष्य में कोई भी समूह आसानी से नकारात्मक विचारधारा को जमीन पर अपनाने का मौका ना पाए।